स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री 102। ठीक है ना। हिस्ट्री का जो 102 है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि आपका जो है हिस्ट्री 101 काफ़ी क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिया है उसमें, तो उसको जो है जा करके आप क्रमवाइज तरीके से देखें ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो सके और आप जो है एग्जाम में सही आंसर तक पहुंच सके। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे 102 हिस्ट्री यानी कि यूनिट 1 का जो दूसरा पेपर है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देर न करते हुए हम लोग पहुंचते हैं टॉपिक पे। और इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि अब तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है ना। ऑलरेडी बहुत से बच्चे उसको डाउनलोड किए हैं और तैयारी करके वहाँ से फर्स्ट रैंक तक हासिल किए हैं रेडियो यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया है। ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमंस टू यूज द फॉलोइंग मेटल्स। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन जो था सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा तांबा। सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? कॉपर का प्रयोग किया था। और पूरा पाषाण काल में ही इसका यूज माना जाता है। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, जो पाषाण काल है, ठीक है ना, पाषाण काल, इसमें जो है खोज किया गया था किसका? धातु जो था कॉपर, इसकी कुल्हाड़ी का खोज किया गया था। किसका? कुल्हाड़ी का। ठीक है ना। और इसकी कुल्हाड़ी का खोज हो जाने के कारण ही ऐसा माना गया कि मनुष्य ने सबसे पहली बार किसका प्रयोग किया था? किस मेटल का? तो कॉपर का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉपर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बुक से रिलेटेड है तो बुक में कोई आपका कुछ वो करना नहीं है। बुक में तो सिर्फ एक ही चीज करना है कि आपको किसी न किसी तरीके से याद रखना है। ठीक है ना। तो एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार, 4 पढ़िए, जब तक वो याद ना हो तब तक आप उसको पढ़ते रहिए। लेकिन आपको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुक से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे है द स्ट्रगल फॉर एम्पायर, पुस्तक किसने लिखी थी? आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। ठीक है ना। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? द स्ट्रगल फॉर एम्पायर। ठीक है ना। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर। ठीक है। तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे। तो जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, ये कहाँ पे पैदा हुए हैं? इनका जन्म स्थली पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र के थे। कहाँ के? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चंस आपको याद रखने की आवश्यकता है। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर वाज बोर्न इन, कहाँ पे? तो महाराष्ट्र। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूर्ति पूजा की आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से माना जाता है। ठीक है ना। कहां से माना जाता है? पूर्व आर्य। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक काल है, समझिए इसको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जो वैदिक काल है, ठीक है ना, इससे पहले ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो डेवलप थी। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है ना, यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। और ऐसा माना जाता है कि पशुपति महाराज की, पशुपति वहां के देवता हुआ करते थे और उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा उस समय हुआ करती थी। क्योंकि वहां पे एक मूर्ति पाई गई थी जिसके किनारे किनारे जो है हिरण, गेंडा, भैंसा और शेर वगैरह का चित्र वहां पे मिला हुआ था, इस तरीके से। तो ऐसा माना जाता है कि जो पूजा का सबसे पहला प्रारंभ हुआ था, क्वेश्चन जो है कि व्हेन इज द ऑडियल वर्शिप टू कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड। ठीक है ना। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से माना जाता है। यानी जो वैदिक सभ्यता आई है, इस सभ्यता को हम लोग आर्यों की सभ्यता मानते हैं। और इससे पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा हुआ करती थी। ठीक है ना। तो यहां से ये आपका प्रूफ हो गया कि उस समय जो पशुपति महाराज की पूजा हुआ करती थी और पशुपति महाराज जो है एक तरीके से उनकी मूर्ति बना करके पूजा किया करते थे। और जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने पशुपति महाराज की जो मूर्ति मिली थी उसको जो है शिव की, जो रुद्र शिव है, उनकी जो है उपाधि दी थी। मतलब उन्होंने कहा था कि ये जो मूर्ति है रुद्र शिव की है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता
का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ था? आपका सही आंसर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। देखिए सिंधु सभ्यता जो है वहां पे 2 शहर मुख्य रूप से पाए गए हैं और इन्हीं 2 शहर के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे। पहला शहर जो था वो था हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा, और दूसरा जो शहर था वो था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। ठीक है ना। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 शहर हैं, ठीक है ना, ये प्रमुख रूप से ये इसको 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी, ठीक है ना। और इसको जो है 1922 में ढूंढा गया था। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ठीक है ना। इसका पूर्ण नाम है राखलदास बनर्जी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपको कई चीजें मिली थी, जैसे स्नानागार मिला था, ठीक है ना, स्नानागार, और अन्नागार भी मिला था, अन्नागार, ठीक है। और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा विद्यालय मिला हुआ था। उसको ऐसा माना जाता था कि पुरोहित वहां पर जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, तो विद्यालय, बहुत बड़ा विद्यालय मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? विद्यालय, ठीक है ना। और एक चीज और मिला हुआ था यहाँ पे, जो सड़कें जो थी सबसे ज्यादा चौड़ी, लगभग 9 मीटर के आसपास चौड़ी हुआ करती थी। और वो जो है सड़कें जो हुआ करती थी राजपथ पे, मतलब उसको राजपथ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जहां पे सर्वश्रेष्ठ लोग रहा करते थे वहां पे वो सड़कें गई हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे चौड़ी सड़कें भी मिली हुई थी, चौड़ी सड़कें। और ये चौड़ी सड़कें लगभग कितनी थी? लगभग 9 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई थी, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी देखिए कहाँ पे मिले हुए हैं? स्नानागार मिला हुआ है, अन्नागार मिला हुआ है, विद्यालय मिला हुआ है और चौड़ी सड़कें। ये चारों चीजें कहाँ पे मिली हुई है? मोहनजोदड़ो में। आपका क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार, महान स्नानागार, देखिए स्नानागार आ गया ना, तो महान स्नानागार आपका कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है ये किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है, ठीक है ना। और जो ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के तट पे है। ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। लोथल जो है ये गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है ना। और कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में, ठीक है। क्लियर है? तो ये सभी के सभी आपको क्वेश्चन याद रखने की आवश्यकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। चलिए ज्यादा देर न चलते हुए हम लोग आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? अभी इसके पहले हमने बताया कि पशुपति महाराज की, यानी शिव जी की पूजा करते थे। और पशुपति महाराज की जो मूर्ति मिली थी, उस मूर्ति को जो जान मार्शल थे उन्होंने क्या कहा था कि ये रुद्र शिव की मूर्ति है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये जो शिव जी थे इनकी पूजा करते थे, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित वह है, तो धौलावीरा क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? द स्टेट इन विच धौलावीरा इज लोकेटेड। धौलावीरा कहाँ लोकेटेड है भाई? आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। कहाँ? गुजरात। और एक चीज और समझिए, धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा और एक था लोथल, लोथल, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों देखिए, धौलावीरा में जो पानी की व्यवस्था थी, पानी की, ये पानी की व्यवस्था को सही तरीके से, इस तरीके से हम लोग कह सकते थे, व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पानी को रखने का प्रमाण मिला था। यानी कि ये लोग पानी को बचा करके रखते थे, उसके लिए नालियों को सुदृढ़ बना करके रखे थे और बड़े बड़े होल्स बनाए थे ताकि उसमें पानियों को बचा करके रखा जाता था। तो पानी की सबसे सुदृढ़ व्यवस्था जो मिली थी धौलावीरा में मिली थी। और यहाँ पे बंदरगाह मिला हुआ था, बंदरगाह, ठीक है ना। क्लियर है? तो इन दोनों फैक्ट से ये क्लियर हो जा रहा है कि ये दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। और कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे मिली हैं ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। बंदरगाह जो था लोथल में, और पानी की जो सुदृढ़ व्यवस्था थी वो कहाँ पे थी? धौलावीरा में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है भाई? तो आर्य शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। किसको? श्रेष्ठ वंश को। जो वैदिक सभ्यता थी, देखिए जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, ठीक है, ये मूलतः आर्यों की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? आर्यों की सभ्यता थी, ठीक है। और इसी वैदिक काल में जो है वेद का भी रचना हुआ था, वेद का रचना, ठीक है ना। और इस वेद में जो है आर्यों को क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया गया है, आर्यों को श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है ना।
क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है द वर्ड आर्या इंडिकेट्स, द वर्ड्स आर्या इंडिकेट्स मतलब आर्या वर्ड्स क्या इंडिकेट करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा टू द वेस्ट डायनेस्टी, ठीक है ना, श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको जनरली पता होगा, क्योंकि ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। संस्कारों की संख्या जो है 16 है। जनरली कितने संस्कार बताए गए हैं वेद में? तो 16 संस्कार वेद में बताए गए हैं, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। और ये जो मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? तो ये जो है सम्राट जो मौर्य जो वंश था, मौर्य वंश, ठीक है ना, मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश, ठीक है ना। जो मुंडकोपनिषद है किससे संबंधित है? मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। अधन्या शब्द होना चाहिए यहाँ पे, अधन्या, ठीक है ना। अधन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। अधन्या हैज बीन यूज्ड इन ऋग्वेद। तो अधन्या शब्द जो है किसके लिए यूज किया गया था? अधन्या शब्द जो यूज किया गया था वो फॉर काउ यानी गाय के लिए यूज किया गया था, ठीक है ना। गाय के लिए क्यों यूज किया गया था? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। यहाँ तक कि ऋग्वैदिक काल में गायों का अगर महत्व की हम लोग बात करें तो इतनी ज्यादा महत्ता थी कि अगर दो राजाओं के बीच में युद्ध देखने को मिलता था तो ऐसा माना जाता था कि दो राजाओं के बीच युद्ध का जो कारण है वो क्या है? गाय ही होंगी, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा महत्व वहां पे मिलता था। और उस समय जो है गायों के लिए गाय शब्द का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग हुआ था? अधन्या शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऋग्वेद में पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? विच क्लास ऑफ सिटीजन्स वेयर द ऋग्वेद टू बनी, ठीक है ना। जो पढ़ी शब्द है यह आपका व्यापारी के लिए प्रयोग हुआ करता था। यानी कि ऋग्वैदिक काल में, जो ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस समय, जो ऋग्वैदिक काल है या फिर हम लोग कहें कि वैदिक जो काल है, वैदिक काल, ठीक है ना। इस समय जो अधन्या शब्द है, अघन्या शब्द है, अघन्या जो शब्द है ये आपका गाय के लिए होता था। और जो पड़ी शब्द है, पड़ी, ठीक है ना, ये आपका किसके लिए हुआ करता था? ये आपका हुआ करता था व्यापारी के लिए, व्यापारी के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। हालांकि इसको हमने कई बार चर्चा करी है। जो ऋग्वेद होता है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है ऋग्वेद नहीं, वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद की, तो वेद की, तो वहां पे सबसे पहला हो जाएगा ऋग्वेद, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद, और चौथा जो हो जाएगा आपका अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद, ठीक है। और यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल दिए हुए हैं, 1028 सूक्त दिए हुए हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं इसमें, ठीक है ना। दूसरी बात जो यजुर्वेद है, ठीक है ना, ये यज्ञ से संबंधित सबके सब प्रावधान दिए हुए हैं, यज्ञ से संबंधित विधि विधान, और यहाँ तक कि बलि से संबंधित भी दिए हुए हैं। और जो सामवेद है इसको जो है गान के रूप में प्रयोग किया जाता था, और भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक आपको सामवेद को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो सामवेद, चूंकि साम का जो अर्थ ही होता है वो होता है गान,
और इसका प्रयोग तब किया जाता था जब यज्ञ वगैरह किसी प्रकार के धार्मिक कार्य होते थे, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता था। इससे जो मतलब इसमें जितने भी वर्ड दिए हैं, काव्य दिए हैं, वो सब के सब गाने के फॉर्म में यूज किए जाते थे जब ये यज्ञ वगैरह हुआ करता था या फिर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसीलिए इसको जो है भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता था। और अथर्ववेद में साधारण मनुष्य के विचार, साधारण मनुष्य के विचार, ठीक है ना। साधारण मनुष्य के विचार के साथ साथ जो अगर हम लोग कहें कि अंधविश्वास की बात की जाए, अंधविश्वास, ठीक है ना, इसका भी इसी में वर्णन मिलता है, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है और अथर्ववेद जो है सबसे नया है। ऋग्वेद पुराना है सबसे और अथर्ववेद नया है सबसे, ठीक है ना। चलिए, ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है और सभी इसमें जितने भी फैक्ट हैं सबको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अष्टध्यायी। अष्टध्यायी किसकी पुस्तक है? आपका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। चूंकि यहाँ पे पुस्तक देखिए, पुस्तक वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और पुस्तक क्या ही कहें, पुस्तक का कोई ऐसा ट्रिक होता नहीं है। जनरली एक व्यक्ति ने लिखा है और ये पुस्तक लिखा है, तो इसमें आप क्या ट्रिक बना सकते हैं और क्या कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना है कि बस याद रखना है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी। तो अष्टाध्यायी जो है किसकी कृति है? सही आंसर हो जाएगा आपका पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है ना। तो हुज वर्क इज अष्टाध्यायी, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारतीय इतिहास के कुल साक्ष्य कितने हैं? व्हाट इज द टोटल एविडेंस एशियट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसके जनरली साक्ष्य जो माने जाते हैं 3 माने जाते हैं, ठीक है ना। कितने माने जाते हैं? 3। और ये 3 साक्ष्य जैसे जनरली हम लोग कह सकते हैं जो साक्ष्य मिले हुए हैं जनरली वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है ना। और दूसरा जो है आपका अभिलेख हो सकता है, अभिलेख। और तीसरा जो आपका हो जाएगा विदेशी, ठीक है ना। ये तीनों आपको याद रखने की आवश्यकता है। इन्हीं तीनों में हमारे प्राचीन जो भारतीय इतिहास है उसके साक्ष्य मिले हुए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक जो है लिखी गई है। इसमें इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, इंडिया के बारे में, और इंडिया के बारे में उस समय का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और एक चीज और समझिए, मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है, यानी जो भारतीय इतिहास है उसके जो पिता हैं, भारतीय इतिहास के जो जनक हैं, मेगास्थनीज को बोला जाता है भारतीय इतिहास के जनक, इतिहास के जनक। ये भारतीय इतिहास के जनक हैं। और अगर सिर्फ इतिहास के जनक पूछ ले, सिर्फ इतिहास के जनक, एग्जाम में अगर पूछ देता है इतिहास के जनक, तो कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस, हेरोडोटस हो जाएंगे। और ये जो है पुस्तक लिखे थे, एक वो था पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये सभी के सभी फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत जो मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि अगर हम लोग भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत की यदि बात करें, सबसे प्राचीनतम स्रोत की बात करें, तो आपका हो जाता है वेद। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो है ही नहीं वेद। तो सबसे अगर किताब के फॉर्म में अगर हमें कोई साक्ष्य मिलता है, चूंकि देखिए वेद की जब बात करें तो वेद को ऐसा माना जाता है कि अपुरुषीय है और उसको किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा वो दी गई वाणी है, मतलब देवताओं के द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान था उसको जो है दिया गया था ऋषि मुनियों को। और ऋषि मुनियों ने तब लिपि की उपलब्धता न होने के कारण उसको लिखा नहीं था, बल्कि सुन करके एक जो ऋषि थे अपने शिष्यों को सुनाते थे, वो शिष्य अपने शिष्यों को सुनाते थे। तो इस तरीके से ऋग्वेद का ज्ञान जो है, ऋग्वेद वेद जितने भी थे उसका ज्ञान चलता चला आ रहा था। लेकिन अगर लिखित रूप में हमें प्राचीन भारत के साक्ष्य कहीं से अगर प्राप्त होते हैं तो वो आपके प्राप्त होते हैं अर्थशास्त्र। कहाँ से? अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में ही मिस्टेक हो गया, कौटिल्य की जगह अर्थशास्त्र होना चाहिए था, ठीक है ना, अर्थशास्त्र होना।
ठीक है ना। तो आप जो है इसको ऑप्शन को करेक्शन कर लीजिए, ये अर्थशास्त्र होना चाहिए, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र की जो रचना करी थी उन्होंने कौटिल्य ने की थी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। कौटिल्य वही थे, इनका दो तीन नाम था। सबसे पहले तो कौटिल्य आपने जान ही लिया, विष्णुगुप्त, 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 विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है ना, चाणक्य। और ये जो है विष्णुगुप्त और जो चाणक्य है, इनके पिता का नाम था चड़क। क्या नाम था? चड़क। और इन्होंने अपने बेटा का नाम जो है कौटिल्य विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य रख दिया। और ये जो विष्णुगुप्त या चाणक्य हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसके मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसके प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना, उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। किसके? विष्णुगुप्त के। तो यहाँ पे हम लिख लें विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे। किसके? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और भारतीय इतिहास के ज्ञान का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो आपका कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपका अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सॉरी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य, जो कि अभी जस्ट हमने ऊपर एक्सप्लेन किया। अर्थशास्त्र के पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौटिल्य हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मृच्छ कटिकम की रचना किसने की है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा शूद्रक, ठीक है ना। किसने की है? शूद्रक, ठीक है। ये भी किताब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका कोई ट्रिक है नहीं। तो आपको बस क्या करना है कि 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप पढ़िए और याद रखिए, क्योंकि पुस्तक याद रखना जरूरी है। कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड मिलेंगे। 100% आपको किताब जो एग्जाम आपका होने वाला है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको टोटल जो है पुस्तक से रिलेटेड मिलने ही मिलने हैं। तो इसको भी आप याद रखने की कोशिश रखेंगे और याद रखेंगे, कोशिश नहीं रखेंगे बल्कि याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विक्रमादेव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्हड़। बिल्हड़ के द्वारा जो है विक्रम देव चरित्र लिखा गया था, ठीक है ना। बिल्हड़ के द्वारा जो है आपका विक्रमदेव चरित्र लिखा गया था। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि वी से विक्रमादेव चरित्र है और फिर बिल्हड़ है, ठीक है ना। तो दोनों के शुरुआत में क्या है? बी है, ठीक है ना। ऐसे देखिए विक्रमादेव चरित्र में बी है और इसमें भी बी है, ठीक है ना। तो दोनों से आप याद रख सकते हैं कि विक्रमादेव चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। एक लिंक मैंने क्रिएट कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ कि ये लिंक आपको जो है ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन को याद रखने के लिए और क्वेश्चन के ऑप्शन को मिलाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप करते रहिए तैयारी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।